चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिसी पे कल्चरल पॉलिसी से हम लोग बात शुरू करते हैं कि कल्चरल पॉलिसी जो ब्रिटिश इंडिया में कल्चरल पॉलिसी शुरू हुई, उस कल्चरल पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द कल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? अब जो 1813 तक जो ब्रिटिशर्स थे वो फॉलो करते पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो इंडिया का जो सोशियो रिलीजियस और कल्चरल लाइफ था उसमें आपने रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं दी है। दे दी है। सर एक ही लैपटॉप में गई है। हो गया? हुआ? हो गया। पॉलिसी थी, उस कल्चरल पॉलिसी को हम देखें तो कल्चरल पॉलिसी जो 1813 की थी उसमें नॉन इंटरफेरेंस का इशू था ब्रिटिशर्स का इन द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। लेकिन 1813 के बाद उन्होंने स्टेप लिया कि इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो जो इनिशियल इशू हमारे दिमाग में आ रहा है कि जो हमारी 1813 में, व्हाई द क्वेश्चन आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन कि व्हाई 1813 पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। क्यों 1813 में इतने सवाल क्यों आते हैं? तो 1813 जो हमारे हिस्ट्री में एक डिवाइडिंग लाइन है। दूसरी है 1857। These two, 1813 and 1857, these two are the dividing line in the Indian history. While in 1813 the various changes has taken place. और जो ब्रिटिशर्स ने एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी की थी टिल 1813 में पॉलिसी चेंज होती है। जो एक इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट राइज होता है वो क्या चाहता है? अब कल्चरल पॉलिसी चेंज क्यों हो रही है? Why change? जो एक नया राइजिंग इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है ये क्या चाहता है? इंडिया एक बिग मार्केट, अपने गुड्स के लिए। यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कोई सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करके मॉडर्नाइज हो। Just see very carefully these two important the policy changes in the early 19th century. जो उनके एक इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट थे, इंडिया को बिग मार्केट बनाया जाए, अपने चीजों को बेचा जाए, वह कैसे हो सकता है? उसके लिए सोसाइटी का एक मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको ओपन करने की जरूरत थी ताकि ह्यूमन प्रोग्रेस में सपोर्ट कर सके। पूरी यूरोप में जो एक नया एटीट्यूड न्यू माइंड सेट आ रहा था, मैनर्स था, मॉरल्स आ रहे थे, वो यहां पर अपीयर करने लग गए। तो 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन था जिसका मैसेज क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो इसका मैसेज था इसने जनरेट किया पावरफुल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स और इसने अनलीश किया, खुला छोड़ा फोर्स ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म। अगर इन द रियल नेम ऑफ थॉट देखा जाए तो जो न्यू ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा था बैकन का, लॉके का, वोल्टेयर का, रूसे का, कांट का, एडम स्मिथ का, बेंथम का, ये एक नया थॉट आ रहा था। लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, चार्ल्स डिकेंस, इन्होंने हमारे थॉट को प्रभावित किया। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये नेचुरली इंडिया में फील किया जाने लगा।
और इंडिया के जो ऑफिशियल नोशंस थे उनको प्रभावित करने लगा। तो व्हाट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द कल्चरल पॉलिसी इन द इंडिया हैज बीन चेंज्ड। इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन, अगर हम इस सवाल का उत्तर देना चाहें कि कैसे भारत में एक जो सांस्कृतिक नीति है उसमें बदलाव आता है, सांस्कृतिक नीति में बदलाव कैसे आता है, उस सांस्कृतिक नीति के बदलाव का रास्ता क्या है, जो कल्चरल पॉलिसी है वो कैसे बदलती है, उसके बदलने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंज इन द कल्चरल पॉलिसी। अब जो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए, द 3 मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर द न्यू थॉट क्या है, रेशनलिज्म, faith in reason and science, humanism or love of man, and confidence in the capacity of man to progress। ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जो एक नया चेंज आता है, द न्यू सिस्टम which are going to happen in the society। These are these 3 important forms। अब जो ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स थे, जो रैशनल और साइंटिफिक एटीट्यूड था, वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा रीजनिंग है, जो हमारा ह्यूमन रीजनिंग है, वह बहुत पैरामाउंट होता है। तो रेशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड वह इंडिकेट करता है ओनली दैट वाज ट्रू व्हिच वाज इन कंफर्मिटी विद द ह्यूमन रीजन एंड कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रैक्टिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। वही सत्य है जो कि ह्यूमन रीजन और सत्यापित करने जो कहते हैं मानव तर्क और सत्यापित करने की स्थिति में हो, अगर हिंदी में कहें तो रैशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड इंडिकेट दैट ओनली दैट वाज ट्रू व्हिच वाज इन कंफर्मिटी वो किससे, जो कि चीजों को सत्यापित कर सके। यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज जाता है कि जो परंपरागत मान्यताएं थी उन मान्यताओं को प्रहार लगा और ये कहा जाने लगा कि जो चीज मानव तर्क और सत्यापित होने की अवस्था में है वही हमारे लिए उचित है। ओनली द थिंग्स व्हिच कैन बी टेस्टेड एंड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग टेस्टेड। जो साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है 17, 18, 19 सेंचुरी में, और जो एक ट्रेमेंडस पावर है प्रोडक्शन की, रिलीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू इंडस्ट्री, वो विजिबल होने लगी। जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है 17, 18, 19 सेंचुरी का, और जो ट्रेमेंडस पावर है प्रोडक्शन का, जो रिलीज होने लगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू इंडस्ट्री, यह दिखने लग गई। ह्यूमनिज्म was based on the belief that every human being was in himself। हर आदमी अपने आप पे सक्षम होने लगा। जो ह्यूमनिज्म है वह किस बात पर आधारित होने लगा, ह्यूमनिज्म आधारित होने लगा इस विश्वास के साथ कि every human being was an in himself and should be respected and prized as such। तो सामाजिक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो समाज में एक नई विचारधारा आई, हर व्यक्ति का महत्व एक होने लगा। किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं था कि वह दूसरे व्यक्ति को नीची निगाह से देख सके। नो वन हैज अ राइट टू लुक अपॉन अनदर बीइंग ए मेयर एजेंट ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए दूसरे आदमी की तरफ आप नहीं देख सकते हो। तो जो ह्यूमनिस्टिक आउटलुक था इसने भर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म
लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, जो एक ह्यूमनिस्टिक आउटलुक था, जो एक मानववादी दृष्टिकोण था। इस मानववादी दृष्टिकोण ने इस बात को जन्म दिया कि व्यक्तिवाद, ह्यूमनिज्म के हिंदी होगा व्यक्तिवाद, उदारवाद, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेस था, ऑल सोसाइटीज मस्ट चेंज विद टाइम, ऑल सोसाइटीज मस्ट चेंज विद टाइम। कुछ भी स्टैटिक नहीं हो सकता। तो जो न्यू करंट थॉट्स थे, जो न्यू करंट थॉट थे यूरोप के, यह आगे कॉन्फ्लिक्ट में जो पुराने विचारधाराएं थी, जो पुरानी मान्यताएं थी, और पुरानी विचारधाराओं और मान्यताओं के साथ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, इसका संघर्ष होने लगा। द न्यू करेंट्स ऑफ थॉट्स ऑफ इन यूरोप केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। द आइडिया, जो ओल्ड आउटलुक थे और जो प्रोडक्ट थे उसके, एक क्लैश होने लगा। among those who determined Indian policy or ran Indian administration. जो ओल्डर एटीट्यूड थे, जिनको बोलते थे कंजर्वेटिव, वह चाहते थे चीजें कम से कम चेंज हो, और कंजर्वेटिव बात को मेंटेन कर रहे थे कि इंडियन सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड नॉट नेसेसरली इंफीरियर टू इट। कई लोग ऐसे थे जो रिस्पेक्ट करते थे, एडमायर करते थे इंडियन फिलॉसफी और कल्चर को, लेकिन बाय 18th सेंचुरी जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड था वो फास्ट ग्रो करने लगा। जो कंजर्वेटिव था वो फास्ट का क्या हुआ, गिविंग अप, ये वो रास्ता देने लगा किसको, नए एटीट्यूड को। तो इंडियन सिविलाइजेशन को कंडेम किया जाने लगा, इंडियन सिविलाइजेशन को कंडेम किया जाने लगा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वह स्टैटिक है और यह विकास की विरोधी है। इट इज नॉट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। ए फ्यू इंग्लिश मैन, जिनको रेडिकल्स बोलते थे, इसके बियॉन्ड चले गए। went beyond this narrow criticism and applied the advanced humanistic and rational thought of the Western to Indian situation. जो डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म था, इसने क्या किया, इसने इंप्रूवमेंट की तरफ, इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल, डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमनिज्म ने इंडियन पीपल के इंप्रूवमेंट की तरफ, इंडियन पीपल के इंप्रूवमेंट की ओर ध्यान देना शुरू किया। और यह इस बात से लोग कन्विंस होने लगे, जो डॉक्ट्रिन प्रोग्रेस है, इस बात से कन्विंस होने लगे कि इंडियंस वेर बाउंड टू इम्प्रूव। और जो रेडिकल थे, उनकी संख्या कम थी, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश सोसाइटी के एक बेटर एलिमेंट का, और उनकी डिजायर थी कि इंडिया है वह मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का पार्ट बने। जो ऑनेस्ट फिलोसॉफिक इंग्लिश मैन थे वह ज्यादा नहीं थे, लेकिन वह इन्फ्लुएंसर थे। वह उनका इन्फ्लुएंसर थे, उनका इन्फ्लुएंस कभी डिसिसिव नहीं था इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूलिंग एलिमेंट्स था ब्रिटिश इंडिया का, वह रूलिंग एलिमेंट हमेशा से इंपलिस्टिक और एक्सपर्टिव रहा। वो नए आइडिया को एक्सेप्ट कर सकते थे ओनली इफ इट डिड नॉट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट कॉमर्शियल इंटरेस्ट मोटिव्स। 1813 के बाद की कल्चरल पॉलिसी के चेंज होने का कारण क्या था? सेकंड इशू, how this cultural policy has been changed. Who has helped to change this cultural policy? These are the three important aspects we have to discuss here. If we realize further, we found that the East India Company was much more progressive in comparison to the Crown. In 1857, the Crown came into the existence.
taking over the empire from the East India Company. And if we compare the cultural educational policy of the East India Company and cultural policy of the Crown, we found in culturally and socially and educationally, East India Company has done better than the English Crown. तो जो हमने दो चीज समझने की कोशिश की, कल्चरल पॉलिसी की चेंज होने का कारण क्या था और कल्चरल पॉलिसी को चेंज किसने किया, किसने प्रभावित किया। यह बहुत अच्छा सवाल है आपके एसे के लिए भी। जो लोग पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी पढ़े उनको भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। जो इंडिया का मॉडर्नाइजेशन था वो कैसे हुआ। अब जो इंडिया का मॉडर्नाइजेशन हुआ है यह एक ऐसी लिमिट के साथ हुआ है इसमें एक्सप्लॉयटेशन शामिल था। इंडिया के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो एक एक्सप्लॉयटिव टेंडेंसी थी ब्रिटिश एम्पायर की, वह मेन एम हुआ करता था। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया हैड अकर्ड विद द ब्रॉड लिमिट्स इम्पोज्ड। क्या उनको नीड थी, आवश्यकता थी, क्या थी उनकी आवश्यकता? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो इंडिया का आधुनिकीकरण था, मॉडर्न एक्सेप्ट किया इंग्लिश बिजनेसमैन ने इनके बिकॉज व्हाई ये एक सवाल बना सकता है, एक सवाल ये बना सकता है। थिंक हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। मेनी ऑफ रेडिकल्स जो थे वह नो लॉन्गर रिमेन टू देयर ओन बिलीफ, जब डिस्कस करते थे इंडियन पॉलिसी। वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के काम करने की बजाय जैसा ब्रिटेन हो रहा था, वह मांग कर रहे थे अथॉरिटेरियन रिजीम। ये कितना बड़ा विरोधाभास था। अपने यहां डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, बट इंडिया they were talking about the authoritarian regime। जो बेसिक डायलेमा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या था कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को कैसे सर्व करे विदाउट सम मॉडर्नाइजेशन। द बेसिक डायलेमा which they had while British interest could not be served, कि जो ब्रिटिश इंटरेस्ट है वह सर्व नहीं हो सकता। अगेन क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन क्यों किया गया? मॉडर्नाइजेशन क्यों किया गया? क्योंकि उनको लगा अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो ब्रिटिश इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पाएगा। और जो फुल मॉडर्नाइजेशन है वो जनरेट फोर्स में जो गो अगेंस्ट है। ठीक है, फुल मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? फुल मॉडर्नाइजेशन दिक्कत क्या थी कि अगर फुल मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा तो जो अपना इंडियन सब्जेक्ट्स है वह अगेंस्ट चला जाएगा। और उनके साथ दो प्रॉब्लम थी। मॉडर्नाइजेशन जरूरी थी, क्यों? कि ब्रिटिश एक्ट जो इंटरेस्ट है बगैर मॉडर्नाइजेशन के फुलफिल नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा तो लॉन्ग रन में इंडेंट करेगा ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन द कंट्री। दैट्स व्हाई दे वर गोइंग विद कॉशन। तो अगर सवाल आता है कि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइजेशन क्यों किया, दे डू नॉट हैव एनी गुड फेथ। कोई सदा शैतान नहीं थी। दे वांटेड टू मॉडर्नाइज। व्हाई? बिकॉज they wanted to serve their own interest. For the purpose of their own interest, they wanted to modernize the country. और इसलिए उन्होंने फॉलो किया एक डेलिकेट बैलेंस। इसके लिए पार्शियल मॉडर्नाइजेशन, यह एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। उससे क्या हुआ? उससे उनके इंटरेस्ट का मॉडर्नाइजेशन हुआ
लेकिन भारत का एक आधुनिक भारत के रूप में विकास नहीं हुआ, यह एक कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन था। कौन सा मॉडर्न? उन्होंने कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन किया, और इस कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन को करने के कार्य के पीछे एक उनका पैरामीटर क्या था? प्रमोटिंग कॉलोनिज्म। जो पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन था उस समय का, इंडियन सोसाइटी कल्चर था, वो इंकरेज हो रहा था किसके द्वारा? बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। उनका रिलीजियस माइंडसेट था। विलियम विल्फोर्स, चार्ल्स ग्राम, जो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड करना चाह रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा क्रिटिकल एटीट्यूड अडॉप्ट किया टुवर्ड्स इंडियन सोसाइटी ऑन रिलीजियस ग्राउंड। वो इस बात को बिलीव करते थे कि क्रिश्चियनिटी अलोन वाज द ट्रू रिलीजन, और सारे रिलीजन फॉल्स हैं। उन्होंने सपोर्ट किया एक प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, इस होप से कि कंट्री का पूरा कन्वर्जन हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में। और उन्होंने इस बात को सोचा, विचार किया कि वेस्टर्न नॉलेज would destroy people's faith in their own religion and led them to embrace Christianity. इसलिए उन्होंने मॉडर्न स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले, और जो मिशनरीज थी वो ज्यादातर अनबिलीव थी, जिनका साइंटिफिक अप्रोच था अंडरमाइन नॉट ओनली हिंदू और मुस्लिम mythology बट क्रिश्चियनिटी एज वेल। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इस पैराग्राफ को, कि भारत ने क्रिश्चियनिटी ने भारत में मॉडर्नाइजेशन क्यों किया? वाई मॉडर्नाइजेशन बाय क्रिश्चियनिटी? वाई? एक आंसर होगा उनका ह्यूमन अप्रोच था, दूसरा आंसर होगा वो लोगों के हालात सुधारना चाहते थे, तीसरा आंसर होगा कि वह शिक्षा का विकास करना चाहते थे। बट इट इज एक्चुअल आंसर। जो मिशनरीज थे वो इस बात को लेते थे, रिलीजियस माइंडेड थे, वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। और जो मिशनरीज थे वो इस बात में तैयार नहीं थे कि जो रेशनलिस्ट रेडिकल्स थे उनके साथ वो सपोर्ट करें। मिशनरी ने सपोर्ट किया द पैटर्निस्टिक इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। क्यों? वो इस बात को देखते थे कि लॉ ऑर्डर एंड जो है, लॉ एंड ऑर्डर एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी एसेंशियल है फॉर देयर वर्क ऑफ रिलीजियस प्रोपेगेंडा। क्रिश्चियन मिशनरी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को क्यों सपोर्ट करते थे? उनको लगता था उनकी रिलीजियस प्रोपेगेंडा के लिए ब्रिटिश सुप्रीमेसी जरूरी है, और उन्होंने इस काम के लिए जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका सपोर्ट किया, इस होप के साथ कि क्रिश्चियन कन्वर्ट वुड बी ए बेटर कस्टमर। अगेन बहुत फाइन लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। जनरली इस तरह से एनालिसिस नहीं समझ आती कैसे उनका इंटरेस्ट आता है। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपको बेहतर कस्टमर देंगे। तो ब्रिटिश मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर का सपोर्ट कैसे मिला? आप यहां से क्वेश्चन आ सकते हो। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर का सपोर्ट कैसे मिला? मिला कि वो कहा कि हम आपको बेटर कस्टमर देंगे, और रेडिकल्स ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया राजा राम मोहन राय और उनके तरह के इंडियंस का, जो इस बात से कॉन्शियस जानते थे कि लो स्टेट जो है कंट्री और सोसाइटी का,
वह क्यों है? हमारी सोशल इविल्स के कारण है। और वह बिलीव कर रहे थे जो सॉल्वेशन ऑफ इंडिया है वह साइंस और ह्यूमनिज्म में है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रही थी, कॉशियस पॉलिसी, इस बिलीफ के साथ कि इंटरफेरेंस इन रिलीजियस बिलीफ एंड सोशल कस्टम, यह एक रिवोल्यूशनरी रिएक्शन इंडियन पीपल में दे सकता है। जो पॉलिसी थी ऑफ हेजिटेंट एंड वीक मॉडरेशन, यह ग्रेजुअली अबेंडन कर दी गई आफ्टर 1858। अठारह के बाद इस पॉलिसी को ग्रेजुअली अबेंडन कर दिया गया कि उनको लगा कि यह जो पॉलिसी है वह दिक्कत करेगी और उनके कल्चर में, उनके समाज में कम से कम प्रवेश किया जाए। ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपने को विड्रॉ करना शुरू किया, अपना सपोर्ट किससे? रिफॉर्म से। और वह सोशली ऑर्थोडॉक्स समूह के हाथ में देश जाने लगा और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स वह इन लोगों के साथ खड़े हो गए। इन्होंने कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म को भी प्रमोट किया। They also promoted the casteism and communism। जो यह पॉलिसी आई, जो इफर्ट हुआ सोसाइटी को रिफॉर्म करने का, वह इफर्ट पूरा नहीं हुआ। तो इफर्ट्स एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी को उसके एब्यूजर्स से आर वेरी नॉमिनल। बिफोर बेंटिंग 1828 के पहले कोई खास प्रयत्न नहीं हुए। हमने एक चीज और क्या समझने की कोशिश की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो किस इच्छा शक्ति से सपोर्ट कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन का। अक्सर ये सवाल गलत हो जाता है, हम मॉडर्नाइजेशन लिख के चले आते हैं जबकि मॉडर्नाइजेशन नहीं था। उनका मॉडर्नाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बड़े इंटरेस्टेड पार्ट थे। वह सोल्जर थे, 22 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए। गवर्नर मद्रास में 1803 में उन्होंने सर थॉमस मुनरो को सपोर्ट किया रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वेन्योर यूनिटी उनके समय हुई है और उनको रिकॉल कर लिया गया। एज गवर्नर जनरल उन्होंने एक इरा ऑफ प्रोग्रेस और रिफॉर्म का स्टार्ट किया। वह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये अच्छा सवाल है, जिन्होंने लोगों के कल्याण पर काम किया। The welfare of the subject people was main primary concern. He adopted a policy of non-intervention and non-expansion in his state. This is very important. अगर उन्होंने किसी स्टेट में एंटर किया, मिस गवर्नमेंट एनेक्स करने क्या होगी? Only if he has entered is only for the misgovernment। इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं किया। उनके टेन्योर में रिवोल्ट ऑफ प्रेजेंटली ब्रोक आउट 1830 एंड जो सप्रेस की विद आपका आर्मीज ऑफ मद्रास। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने मैसूर का एडमिनिस्ट्रेशन लिया और प्लेस किया अंडर कमिश्नर। राजा को पेंशन दी गई। जो सर कुमार कब्बर हैं, he was the commissioner for this period और इसी के कारण कब्बर पार्क उन्हीं के नाम पे किया गया है। जो प्रिंसिपलिटी थी चाचे नॉर्थ फ्रंटियर की, वह अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश आई ट्रीटी ऑफ यानडू एंड कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द बर्मीज वॉर। बेंटिंग ने एलेक्स किया दिस इज द स्टेट एट बिशप। अच्छा सवाल।
जेंटिया वॉज द टेरिटरीज were under control आई ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मी वॉर। वीर राजा एक रूथलेस रूलर था पूर्व का, जो पीपुल के साथ बैडली ट्रीट करता था। कर्नल लिंडसे ने कैप्चर किया मरकारा को, जो कैप्टन था पूर्व स्टेट का। राजा को डिपोज कर दिया 1834 में, इसके बाद नेक्स्ट। बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने विजुअलाइज किया कि रशियन थ्रेट हो सकता है। ही वाज ईगर टू नेगोशिएट फ्रेंडली विद पंजाब राजा रणजीत सिंह एंड आल्सो अमीर सिंह। उसके अर्नेस्ट डिजायर थी कि अफगानिस्तान शुड मेक ए बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड किसी पॉसिबल इन्वेडर से। बेंटिंग सक्सेसफुल रहा टू हैव ए फ्रेंडशिप विद राजा रणजीत सिंह और मेक ए ट्रीटी। इस ट्रीटी से फायदा क्या हुआ? इस ट्रीटी ने ओपन कर दिया सतलज फॉर द नेविगेशन। द कॉमर्शियल ट्रीटी वाज नेगोशिएटेड विद रणजीत सिंह और सिमिलर ट्रीटी हुई अमीर ऑफ सिंध से। बहुत इंपॉर्टेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल अभी तक हमको दिखा नहीं है, शायद आ सकता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, उसने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या कर दिया कि जो चार्टर था कंपनी का, वो कंपलसरी रिव्यू होगा आफ्टर एवरी 20 ईयर। तो 1793 में ऑर्डर पास हुआ, चार्टर पास हुआ, और ये इससे 20 साल। अगेन इन 1813 1 लाख रुपया एनुअली दिया गया फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। लेकिन इतना छोटा पैसा भी बहुत दिन तक भारत को नहीं मिला। ये सैंक्शन हुआ, ये सवाल बहुत आता है। जो चार्टर ऑफ 1833 है, यह सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफाइन करता है स्कोप एंड थॉट ऑफ द कंपनी। जो लिबरल और यूटिलिटेरियन फिलॉसफी डेवलपमेंट की वो पॉपुलर की गई बाय प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये सवाल आएगा, इसकी फिलॉसफी को यह पॉपुलर करता है। इसके प्रोविजन क्या थे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी ए कॉमर्शियल एजेंसी। अब क्या एक पॉलिटिकल एजेंट हो गई क्राउन की। जो गवर्नर जनरल का पोर्ट विलियम का कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो बिल्डिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया हुए। एक लॉ मेंबर आते हैं मैकॉले, जो फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में। इस एक्ट में इस बात को कैटेगरी कर दिया कि नाइदर नेटिव ऑफ इंडिया नॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ दिस शुड बी disabled from holding any place, office or employment. It is very important. Indianization of public service. अब आप इसको जरा से चेंज करिएगा। आप 1753 और 1833 को आप समझिएगा। यहां से सिविल सर्विस बनती है, यहां से इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। क्लियर हुआ? अगर सवाल आता है बाय विच एक्ट देयर वाज ए इंडियनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस, व्हाट्स द आंसर? 1833। बैंकिंग की रिफॉर्म क्या क्या? फाइनेंशियल रिफॉर्म। जब उन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बहुत ज्यादा खराब थी। उसको इंप्रूव करने में क्या किया? रिड्यूस द सैलरी, एडिशनल स्टाफ रिमूव, मिलिट्री डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डबल भत्ता। डबल भत्ता सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश कर दिया। उन्होंने जो फाइनेंशियल रिफॉर्म किया उससे जो डिपार्चर किए 1.5 बिलियन रुपी था, वो ट्रेजरी छोड़ गए। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, जुडिशियल डिपार्टमेंट, उन्होंने अबॉलिश कर दिया प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स। और क्या क्या उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था कॉमर्स में, ये क्यों उन्होंने अबॉलिश क्यों किया? सवाल यहां से आता है। A largely responsible thing for huge areas of the cases. इस स्टेप को एक्सेप्ट क्यों किया गया?
cut down their expenditure. ये 3 सवाल है इसमें, A, B, C. एक क्या बन गया है, प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील को किसने एबॉलिश किया, जिसको कॉर्नवालिस ने एस्टैब्लिश किया. क्वेश्चन नंबर 2, why it has been abolished? Because they were largely responsible for huge numbers of cases. Why this step was accepted by Tiger? Because it cut down their expenditure. Introduction of the local language in the lower courts and English in the higher courts. जब आप इंडिया का जुडिशियल हिस्ट्री लिखोगे, you add this in that chapter. Even the matter of revenue, he launched the revenue settlement of North-West Province under the control of R.M. Gordon. ये स्टेटमेंट वाज था for the period of 30 years, and it was made neither with nor swore with them. यह आप चाहे तो किसके भी साथ कर सकते हो, डीलर्स के साथ और लैंड के साथ. यह एक नया प्रयोग था. जो सोशल रिफॉर्म था बेंटिंग का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. जो सोशल रिफॉर्म था बेंटिंग का, एबॉलिशन ऑफ सती, आप जानते हैं, बड़ा आसान सा, इसमें कोई खास इशू नहीं है. सप्रेशन ऑफ ठग्स, फीमेल इंसेटिसाइड, ये 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म थे बेंटिंग के. जो उन्होंने सती कैसे खत्म किया, 800 केस सती के लिए सिंगल ईयर में बंगाल में, और उन्होंने प्रमोट किया रेगुलेशन 17 on 4 दिसंबर 1879. बाद में बंगाल में हुआ, इसको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी 1830 में बढ़ा दिया गया. जो ठग का सप्रेशन था, इनका मोस्ट कमेंडेबल है. इसने मटेरियल बेनिफिट, ये है, इसने मटेरियल वेलफेयर ऑफ पीपल पे काम किया. और कर्नल स्लीमैन, उन्होंने कैंपेन को लेट किया, उनका नाम रखा ठगी स्लीमैन. फीमेल इंफेक्टिसाइड, जो बच्चियों को मारते थे, न केवल प्रोहिबिट किया बल्कि पनिशेबल कर दिया. जो इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड मैकाले ने इनके समय में, और जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन का जो काम था, जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन का काम था, जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, मैकाले ने एम्फेसाइज किया प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस टू इंग्लिश मीडियम. इसका खामियाजा आप लोग भोग रहे हो. और गवर्नमेंट का जो रिजोल्यूशन था 1835 में, मेड इंग्लिश ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया. कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का उसी साल में फाउंडेशन किया. बेंटिंग में है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि ऑलमोस्ट 6 साल रहे. फर्स्ट अफगान वॉर इनके समय में हुआ. इनका जो अफगान वॉर में फेलियर हुआ, ही वाज रिकॉर्ड इन 1842. इनके बाद आता है लॉर्ड एन ब्रो. उन्होंने अफगान वॉर को एंड किया. इन्होंने सिंध को एनेक्स किया. ये सवाल आता है, सिंध के एनेक्सेशन के समय कौन था गवर्नर? उनके सुक्सेसर लॉर्ड हार्डिंग्स. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किया और ट्रीटी ऑफ लाहौर की. नाउ कम ऑन द एजुकेशन पॉलिसी इन द 19th सेंचुरी. जो एजुकेशन पॉलिसी थी 19th सेंचुरी की, जो एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन था, वाज नॉट फुली वर्क ऑफ गवर्नमेंट. जो क्रिश्चियन मिशनरी थे और लार्ज नंबर ऑफ जो इलेक्टेड इंडियंस थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. जो इनिशियल ईयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही नेग्लिजिबल इंटरेस्ट शो किया एजुकेशन में भाग लेने का. सिर्फ 2 माइनर एक्सेप्शन है. एक 1781 का वॉरेन हेस्टिंग्स से किया कलकत्ता मदरसा फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स. 1791 का डॉक्टर डंकन का संस्कृत कॉलेज एंड वाराणसी.
जहां पे हिंदू लॉ और फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। अगर इन दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो कोई खास कार्यक्रम नहीं किया गया। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, ये जो दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, इसका पर्पस क्या था? प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन द कोर्स ऑफ कंपनी। ये क्यों बनाए गए थे? व्हाई दे हैव बीन मेड? इनको बनाने का कारण क्या था? जो मिशनरीज थे, उनके सपोर्टर्स थे और कई ह्यूमैनिटेरियंस थे, उन्होंने इस बात को प्रेशर डालना शुरू किया कि मॉडर्न सेकुलर वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए। वो इस बात का विश्वास कर रहे थे कि जो मॉडर्न नॉलेज वुड बी द बेस्ट रेमेडी फॉर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इल्स ऑफ द कंट्री। मिशनरीज बात में बिलीव कर रहे थे कि मॉडर्न एजुकेशन विल डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ पीपल, और लोग क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करेंगे। 1813 में इनकॉर्पोरेट किया गया encouraging learning Indians, promoting knowledge of modern science। अब इस एक्ट ने इस बात को डायरेक्ट किया, कंपनी अपना 1 लाख रुपया स्पेंड करे, लेकिन यह छोटा सा अमाउंट भी 1823 तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इस बात की कंट्रोवर्सी चल रही थी, इस बात पे बहस चल रही थी कि हाउ दिस 1 लाख रुपीज हैज बीन स्पेंट, किस डायरेक्शन में खर्चा किया जाए। इसमें 2 विचारधाराएं थी। एक सेक्शन क्या बोलता था? एक सेक्शन बोलता था कि वो चाहता था कि जो खर्चा किया जाए मॉडर्न वेस्टर्न स्टडीज। दूसरा क्या चाहता था? वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर टॉट टू प्रिपेयर टेक अप जॉब्स। देयर इज 2 व्यू पॉइंट, वन प्रमोशन ऑफ मॉडर्न स्टडीज एंड सेकंड थॉट कि जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को ऐसे पढ़ाया जाए कि लोग हमारे यहाँ जॉब लें। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, एम्फेसिस कितनी लिया जाए? एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। यहां तक जो लोग चाहते थे कि वेस्टर्न लर्निंग को इंकरेज किया जाए, इनमें भी डिफरेंस हुआ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ ने कहा इंडियन लैंग्वेज, कुछ ने कहा इंग्लिश। इस बात पर लगातार कंफ्यूजन होता है, वॉज अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन। मेनी पीपल इस बात को समझने में फेल हो गए कि मीडियम इंग्लिश और इंग्लिश एज सब्जेक्ट, जस्ट 2 डिफरेंट थिंग। इस बात में वो फर्क नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों कंट्रोवर्सी 1835 में सिलेक्ट हुई, जब गवर्नमेंट इंडिया ने डिसाइड किया यह अपने लिमिटेड रिसोर्सों को खर्च करेंगे टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंसेस एंड लिटरेचर थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लॉर्ड मैकाले जो लॉ मेंबर हुआ करते थे काउंसिल, उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियन लैंग्वेजेस आर नॉट सफिशिएंटली डेवलप्ड टू सर्व द पर्पस, और जो ओरिएंटलाइज लर्निंग है वह इंफीरियर है यूरोपियन लर्निंग के। उन्होंने इस बात की पूरी वकालत की। और जो इग्नोरेंस, अब दिक्कत क्या थी? उनको इग्नोरेंस था, जो लॉर्ड मैकाले का इग्नोरेंस था इंडियन पास्ट अचीवमेंट का, इंडियन साइंस का, इंडियन डेवलपमेंट का। ही वाज नॉट अवेयर, दैट्स व्हाई हिज आर्गुमेंट वाज आउट ऑफ द प्लेस। लॉर्ड मैकाले वाज अगेंस्ट द इंडियन नॉलेज, वह इंडियन नॉलेज और लर्निंग के बिल्कुल खिलाफ थे। लॉर्ड मैकाले मे बी ट्रू when he is speaking about the European knowledge system, but as far as the Indian physical knowledge, the social sciences, it was much superior to the West. This point was not in the mind of Lord Macaulay, and that's why he was trying to denounce the Indian science, Indian knowledge, Indian physical science. और लॉर्ड मैकाले इस बात से लगातार कोशिश करते रहे कि इंडिया की जो नॉलेज है उसका कोई तात्पर्य नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय ऑल्सो एडुकेटेड वेस्टर्न नॉलेज, जो एक ट्रेजर था साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक थॉट का। अगर हकीकत क्या थी, कोई भी जो प्रोमिनेंट इंडियंस था उस समय का, वह इस बात से, इस अप्रोच से अलग था ही नहीं, सब चाहते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खासकर बंगाल में जो 1835 का डिसीजन था, इंग्लिश को एज मीडियम स्वीकार किया
और ओपन किया a few English school and college against a large number of elementary schools. एलिमेंट्री स्कूल्स के न खड़ा करके उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ उन्होंने क्या किए, लार्ज और इंग्लिश स्कूल खोल दिए। अब इससे हुआ क्या, इससे नुकसान क्या हुआ? मास एजुकेशन से हम लोग मास एजुकेशन से दूर हो गए। जो पॉलिसी बाद में क्या हो गया, यह पॉलिसी क्या हो गई, निग्लेक्टिंग एजुकेशन ऑफ मासेस। ये भी एक आंसर आएगा कि जो ब्रिटिश इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी थी वो मास एजुकेशन के अगेंस्ट थी। वह किस बात पर इन्फेसिस कर रही थी? वो इन्फेसिस कर रही थी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। उनका इन्फेसिस क्या था? मॉडर्न हायर एजुकेशन। वह गलत नहीं था, लेकिन जो मास एजुकेशन था उससे दूर रहे। उससे उनके फायदा क्या हुआ? उन्होंने टीचर्स दिए, एलिमेंट्री स्कूल लिए, लेकिन विद द स्पिरिट ऑफ हायर एजुकेशन अगर एजुकेशन ऑफ मासेस किया गया होता तो शायद बेहतर पॉलिसी फॉलो हुई थी। अब जो हमारे पास खर्चे कम थे, ऑफिशियल्स ने क्या किया? उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया। सबको तो शिक्षा दे नहीं सकते, तो उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लेना स्टार्ट किया और उन्होंने उस फिल्ट्रेशन थ्योरी के सहारे शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की। अब जो एलोकेटेड फंड था इससे कुछ ही लोगों को शिक्षा मिल सकती थी। ये डिसाइड किया गया कुछ आदमी को शिक्षा दी जाएगी, अपर और मिडिल क्लास को, एंड दे विल परक्युलेट द एजुकेशन डाउन। तो एजुकेशन और मॉडर्न आइडियाज जो थे वह यह कोशिश की गई कि वह फिल्टर डाउन होकर लोगों तक जाएंगी। अब यह जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनाई गई, यह टिल द वेरी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल तक चलती रही। और इस एजुकेशन के कारण मॉडर्न आइडियाज डिड टू ए लार्ज एक्सटेंट हमारी सोसाइटी में गए। अगर हम इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो इवन दो एजुकेशन डिड नॉट परक्युलेट डाउन, एजुकेशन नीचे नहीं गया, लेकिन मॉडर्न आइडियाज गए। जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, प्रेस थे, पैम्फलेट थे, लिटरेचर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेशनलिज्म को, एंटी इंपीरियलिज्म को, तो क्या रहा पे राष्ट्रवाद के विकास में योगदान, इस एजुकेशन पॉलिसी का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान। राष्ट्रवाद के विकास में योगदान। उसके बाद अगला आता है वो डिस्पैच। ये डॉक्यूमेंट है डिस्पैच फ्रॉम कोड ऑफ प्रैक्टिस हुई, इसको बोलते हैं, ये 1854 में आया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन में। इस डिस्पैच ने कहा कि गवर्नमेंट इंडिया टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबल। यह सवाल बहुत अच्छा हुआ, क्या कहा गया? इसने डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी को रिप्यूडिएट कर दिया, एटलीस्ट ऑन पेपर। गवर्नमेंट अगर प्रैक्टिस में देखें, गवर्नमेंट ने स्पिरिट के एजुकेशन में बहुत ही कम काम किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो डायरेक्शन दिया गया डिस्पैच से, उससे एक क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुआ हर प्रोविंस में, यूनिवर्सिटीज बनी। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो बंगाली नॉवेलिस्ट थे, वो फर्स्ट 2 ग्रेजुएट्स थे, कलकत्ता के। अगर हम इसको वास्तव में देखा जाए तो न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कंपनी, न तो उसके बाद कोई उनका इंटरेस्ट था वेस्टर्न लर्निंग को इंकरेज करने में। जो भी लिमिटेड एफर्ट किए गए वो किसके रिजल्ट थे? उससे मिला क्या? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था गवर्नमेंट एंजाइटी का कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमाइज करें बाय गेटिंग यस, एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटिव हो गया। इसलिए चीप एजुकेटेड इंडियंस, इसके लिए कुछ एजुकेशन देने की कोशिश की गई। दूसरा मोटिव क्या था? जो एजुकेटेड इंडियन होंगे वो मार्केट होंगे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर की। सेकेंड, थर्ड, वेस्टर्न एजुकेशन होगी, वह इस बात को रिकंसाइल कराएगी
कि ब्रिटिश रूल जरूरी है और ब्रिटिश जो कॉन्क्वेस्ट है वह जरूरी था। 1 2 3। और जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है वह ऑफिशियल सपोर्ट के अभाव में, और जो 1844 का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद, जिसमें इंग्लिश नॉलेज को कंपलसरी कर दिया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज खत्म होने लगी। और जो डिक्लेरेशन इंग्लिश मीडियम को लेकर हुआ, उससे क्या हुआ, इंग्लिश में स्कूल वेरी पॉपुलर हो गए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ने लग गए। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो मेजर वीकनेस था, निग्लेक्ट ऑफ, ये आप लिखिएगा, एक ही लिखना है, निग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन। और 1821 से 1921 के बीच 90 सालों में कोई फर्क नहीं आता है। 94% इलिटरेसी थी 1911 में और 92% थी 1921 में। इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी किसी आदमी को कुछ पता ही नहीं होता था। तो जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम ने इंडिया के मास एजुकेशन को खत्म कर दिया। अब चूंकि स्टूडेंट को हाई फीस पे करनी पड़ती स्कूल कॉलेज में, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव थी, तो रिचर क्लास ही भाग नहीं पाता था। 100 साल के आसपास जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको तबाह किया गया और उसके रिप्लेसमेंट में कोई अच्छा सिस्टम नहीं आया। जो अपनी अर्ली एजुकेशन पॉलिसी थी उसका एक बहुत बड़ा लक्षण क्या था, गर्ल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि गर्ल्स सरकारी नौकरियां नहीं करती थी। दूसरा, हर्ट सेंटिमेंट्स, ऑर्थोडॉक्स। तो 2 रीजन महत्वपूर्ण थे गर्ल एजुकेशन को इनकरेज करने का। एक तो लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, उनको चीप लेबर नहीं मिलेगा। दूसरा, यह कंजर्वेटिव को हर्ट करेगा। जो फीमेल एजुकेशन का जो उन्होंने एक पूरी तबाही कर दी, उसके कारण क्या हुआ कि भारत में मास एजुकेशन में चली गई और गर्ल्स एजुकेशन मिल गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन 1921 only 2 out of 100 Indian women were able to read and write, and 1990 only 419 girls were studying the 1919 में सिर्फ 490 गर्ल्स पढ़ती थी। टॉप 4 फॉर्म्स ऑफ हाई स्कूल में बंगाल बिजनेस। अब कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो निग्लेक्ट कर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। By 1857, only 3 medical colleges, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, only 1 engineering college, रुड़की, जहां पर हायर टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट होता था। तो जो एज ए रूट था, मेनी ऑफ दिस वीकनेस, जो हमारा प्रॉब्लम था वो दिख रहा था, वो फाइनेंस से स्टार्ट हो रहा है। गवर्नमेंट कभी भी इस बात की इच्छुक नहीं थी कुछ पैसा खर्च करे। 1866 में 47 करोड़ रुपीस इनके पास रेवेन्यू था, उसमें सिर्फ 1 करोड़ रुपया खर्च किया एजुकेशन पे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Era of 1820 onwards was a new era in the field of administrative social reform. After 1820s, various measures were taken by Britishers in the field of socio-economic reforms, and those steps were supported by the social reformers of that time. What impacted the cultural policy of Britain? Lord William Banting has issued a new era in the reign of Eastern Company. Critically analyze the statement. The 19th century was the era which changed the educational future of India. Critically analyze. The Charter Act 1813 and 1833 were a decisive literature which shaped the future of Indian education. Elaborate the relevant provisions which shaped the education of India in the 19th century. There were no philanthropic motives behind all the efforts taken by Britishers in the field of education in the 19th century. Critically analyze the statement. The education policy of British Empire in the 19th century was guided by the motive of strengthening the empire. The education policy of the 19th century was guided by vested interests of British Empire, and it has no interest to impart the knowledge to Indians. The education policy was meant to have cheap labor for empire and to strengthen the pillars of the British Raj. The women education was most neglected in the time of British Raj because Raj has no incentive
टाइप हो गया to support it. What was the education policy of East India Company in 19th century, and what was the prime motive behind the policy? What was the down filtration theory, and how long it was pursued? From the starting of British Empire to the Woods Dispatch, critically evaluate the education policy of East India Company. इतना आप आंसर कर लो, सब हो जाएगा.